Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arslan Bukhari and I am your chemistry teacher. Students, today we are going to discuss the oxidizing properties of halogens. We have started chapter number 5 and now we are going to study the oxidizing properties of halogens. Students, हम इससे पहले ये पढ़ चुके हुए हैं कि halogens are non-metals and non-metals are normally good oxidizing agents. तो आज के टॉपिक में हम जायज़ा लेंगे कि हैलोजेंस में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और कम अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो चलें चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। वी विल स्टडी दैट हाउ हैलोजेंस विल बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इसका मेन पर्पस है, वो है कि हमने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस को पढ़ना है। मतलब वी विल स्टडी हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो मेन थीम समझिए डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हम ये पढ़ेंगे कि हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर किस तरह काम करते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्चुअली होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस which oxidizes other substance but reduces itself. Dear students, you have already studied this concept in first year, particularly in chapter number 10, where we studied that what are oxidizing agents. Oxidizing agents ऐसे substances को कहा जाता है जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करें, और जब ये दूसरों की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऐसे करने में ये अपनी रिडक्शन करवा बैठते हैं। अब ऑक्सीडाइज किसी दूसरे को करने से क्या मुराद है? किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने से मुराद है कि रिमूव्स इलेक्ट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और वो इलेक्ट्रॉन ये खुद ऑब्टेन कर लेंगे, जिसकी वजह से इनकी रिडक्शन हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को जरा समझिए कि व्हाट विल बी देयर मोड ऑफ एक्शन, दैट दे आर गोइंग टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर सब्सटेंस एंड देन गेन द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट हैलोजेंस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट all halogens in free state, when they are in free state. Dear students, free state means when they are in molecular form, or we can say that homonuclear diatomic form, which we have already studied in the previous topic. जब कभी भी ये free state में होंगे, they will act as oxidizing agents. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर काम करेंगे, और वो क्यों ऐसा काम करेंगे ये इंशाल्लाह हम लोग थोड़ी देर तक स्टडी करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे काम करेंगे, मतलब कब ये किसके साथ रिएक्शन करते हुए करेंगे। तो ये रिएक्शन मेटल्स की दफा भी होगा, और जब ये दूसरे नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी ये यही काम करेंगे। यानी इनकी नेचर ही ये है कि दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे विल रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस एंड बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनका मोड ऑफ रिएक्शन ही ये है कि दे विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर्स और फिर ये उसको गेन करेंगे। इसकी एक बड़ी शानदार एग्जांपल देखी जा सकती है डियर स्टूडेंट्स। When halogens, अगर मैं जनरल रिएक्शन आपके सामने लिखूं, when halogens are made to react with metals,
तो लेट्स से हम किसी मेटल को M से शो कर देते हैं टू फॉर्म Mx और Mx2 इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन। तो इसमें हैलोजेंस जो हैं उनके ऊपर पर्टिकुलरली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमें नजर आता है। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज शोज, अब यहां पर जाहिर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल जीरो है क्योंकि ये फ्री स्टेट में पड़ा हुआ है। सो हमें नजर आ रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट हैज चेंज फ्रॉम 0 टू प्लस, एंड अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन। सो सिंस दिस मेटल हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, और इसको ऑक्सीडाइज किया किसने है? इसको ऑक्सीडाइज किया है हैलोजन ने। एंड यू कैन क्लियरली सी दैट इन दिस पार्ट ऑफ द रिएक्शन इट हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, but on the right side it has minus charge, which is the decrease in oxidation state, and the decrease in oxidation state means reduction. So आपको जो ऊपर लिखी गई डेफिनेशन है वो साफ प्रूव होती हुई नजर आ रही है कि this halogen has oxidized the metal and it carries the positive charge, और वो इलेक्ट्रॉन जो इससे निकाला गया वो खुद ऑब्टेन कर लिया, मतलब अपनी रिडक्शन हो गई लेकिन सामने वाले की ऑक्सीडेशन हो गई। अब अगर इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखना चाहते हैं तो दैट वुड बी द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद क्लोरीन, एंड दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड, एंड वी विल पुट 2 हियर इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट इस तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम पे +1 और क्लोरीन के ऊपर -1। सो जो ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली यहां पर पूरी उतर रही है। इट मींस व्हेन दे आर गोइंग टू मेक कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स, पर्टिकुलरली विद मेटल्स, दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और वो इलेक्ट्रॉन खुद गेन कर लेंगे, मतलब सामने वाले की ऑक्सीडेशन हो गई, जबकि अपनी क्या करवा ली है? रिडक्शन करवा ली। सो इनके यही सारे रिएक्शंस होंगे और ये हैलाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो दैट इज सोडियम क्लोराइड। आप इसको यहां पे हैलाइड लिख सकते हैं। इसी तरह फ्लोरीन भी सिमिलर रिएक्शंस शो करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक का थीम समझिए कि टॉपिक हमें क्या कह रहा है। टॉपिक हमें ये बता रहा है कि वी आर गोइंग टू स्टडी हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दिस रिएक्शन क्लियरली शोज कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इनका अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है, जो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इट डिक्रीजेस। ये मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूं व्हेन वी सी इट इन द ग्रुप ऑफ द हैलोजेंस। तो हमें नजर आता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे इनके एटॉमिक नंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की जो पावर है वो कम होती चली जाती है, जिसका हम जायजा थोड़ी देर तक लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट साइज में चूंकि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की हाईएस्ट होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, और ब्रोमीन के बाद आयोडीन होगा विद द लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। सो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो आयोडीन की है, और हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वो फ्लोरीन की है। सो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर इज ऑफ फ्लोरीन। मतलब डेटा हमें यह बताता है कि फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा अपने ग्रुप में, और आयोडीन जो है वो सबसे लीस्ट आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये इनकी रिलेटिव
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की टेंडेंसीज हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, with fluorine at the top and iodine on the least side. Now we will talk about the factors कि आखिर ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये काम कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फैक्टर्स की बात करें, देयर आर 4 फैक्टर्स जिस पर इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना डिपेंड करता है. अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 is the heat of vaporization. Heat of vaporization. Now, dear students, what is heat of vaporization? You have already studied in first year, और इसको आपने enthalpy of vaporization भी पढ़ा था, that it is the amount of energy which is required to convert 1 mole of a substance into the vapors. जब भी एक substance अपने vapors में convert हो रहा होता है तो उसके 1 mole की conversion के लिए जो energy require होती है. Now this particular term is used for the liquids. और सॉलिड भी अगर वो मेल्ट होकर लिक्विड में आ जाता है तो इसीलिए हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन की टर्म सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम फ्लोरीन और क्लोरीन के ऊपर इस पैरामीटर को नहीं लेकर आते क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है. तो अगर एक चीज गैसियस फॉर्म में है तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन का पॉइंट हम वहां पे डिस्कस अमूमन नहीं करते हैं. सो ये ब्रोमीन और आयोडीन के ऊपर ये पूरा उतरेगा, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसकी हम डिटेल थोड़ी सी कम ही डिस्कस करेंगे. सेकंड प्रॉपर्टी इज, डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझिए कि मैं इन प्रॉपर्टीज को किस सीक्वेंस के साथ समझा रहा हूं. देखिए, हमने पढ़ना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करे. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब है कि दूसरे में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और खुद हासिल करेगा. अब ये खुद इलेक्ट्रॉन कैसे ऑब्टेन करेगा? ऑब्वियसली अगर ये पहले मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, या फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इसकी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हमें वेपर्स में लानी पड़ेगी, गैसियस फॉर्म में लानी पड़ेगी. इसलिए मैंने हीट ऑफ वेपराइजेशन को पहले पॉइंट के ऊपर लिखा है. तो एक चीज जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करती है? सबसे पहले अगर वो फर्ज कीजिए सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, तो हम उसको पहले वेपर्स की फॉर्म में लाते हैं. वेपर्स की फॉर्म में लाने के बाद अगर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो हम उस मॉलिक्यूल को तोड़कर एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे. मैंने इसलिए हीट ऑफ वेपराइजेशन को पहले नंबर के ऊपर डिस्कस किया है. तो हीट ऑफ वेपराइजेशन के बाद अब आप समझ लीजिए कि वेपर्स बन चुके हैं, वेपर्स में वो चीज मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है. अब हमने उस मॉलिक्यूल को तोड़कर एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हम देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. नाउ व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? This is also called as bond energy. और bond dissociation energy, सिंपल सी बात है कि let's suppose if you have a molecule of halogen and you want to break it in the form of 2 atoms, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, and that energy will be called as bond dissociation energy. This bond dissociation energy actually depends upon the strength of the bond. जितना strong bond होगा, जैसे अगर X2 में हमें एक सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है 2 हैलोजन एटम्स के दरमियान, जितना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. Now dear students, if you look onto this table, so this table is showing the bond dissociation energies of the halogens. और इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन की एनर्जी है 154.80, क्लोरीन की ज्यादा, ब्रोमीन की भी फ्लोरीन के मुकाबले में ज्यादा है, आयोडीन की थोड़ी सी कम है, लेकिन ये टॉपिक से बाहर चला जाएगा, आपके लेवल पे हम इसको स्टडी नहीं करते. तो अगर हम इस टेबल के डेटा से उठा के देखें तो हमें नजर आता है कि फ्लोरीन जो है वो बहुत ही कम डिसोसिएशन एनर्जी शो करता है. सो सेकंड पॉइंट जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूं, मैंने अभी कॉन्क्लूड नहीं किया. हम इन द एंड इंशाल्लाह इन सारे पॉइंट्स को कॉन्क्लूड भी करेंगे.
So the first point is heat of vaporization, and the second one is bond dissociation energy. Vapors से molecules थे, vapors के अंदर हमने उसको तोड़ के atoms की form में convert किया, and now these atoms will gain the electrons. And when the atoms gain electrons, some amount of energy is released, which is called as electron affinity. So electron affinity of the atoms भी एक factor है, ये भी एक फैक्टर है in order to define the oxidizing properties of the halogens. तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक चीज थी हमारे पास, हमने उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया, वेपर्स में उसके मॉलिक्यूल्स थे, हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देकर उसको एटम्स की फॉर्म में तोड़ दिया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो नेगेटिव आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. जस्ट लाइक दिस, इफ वी हैव an atom, ये जो ऊपर बना है, an atom of halogen, it gains electrons and it forms halide ion, that is negative charge ion. अब ये जो नेगेटिव चार्ज आयन है, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, so the water will surround it. The water will surround it, and this process is called as hydration. And in this process, some amount of energy is released, and that energy is called as hydration energy. तो ये है चौथा फैक्टर, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस. सो डियर स्टूडेंट्स, ये आयंस की होगी बिकॉज आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इट हैज बिकम एन आयन, एंड व्हेन दिस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, द वाटर मॉलिक्यूल्स विल सराउंड दीज आयंस. तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ये उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और जब वाटर में कोई चीज डिसॉल्व होती है बाय सराउंडिंग द मॉलिक्यूल्स, तो हम उसको कहते हैं हाइड्रेशन, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज हाइड्रेशन एनर्जीज. सो डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, ये सारे हैलोजेंस के ऊपर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करके देखेंगे. हीट ऑफ वेपराइजेशन हम सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं. सो नाउ अगेन मूविंग ऑन टू दिस साइड ऑफ द बोर्ड, हमें नजर आ रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डेटा के मुताबिक फ्लोरीन हैज द लोएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो हमें नजर आ रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई है, क्लोरीन की उससे भी ज्यादा है, ब्रोमीन की फिर उसके मुकाबले में कम हो गई है, और आयोडीन की कम हो रही है. यानी हमें एक डिक्रीज नजर आता है, क्लोरीन की दफ़ा हमें एक इंक्रीज उसमें नजर आता है, जिसकी रीजंस इससे पहले फर्स्ट ईयर में भी अमूमन टीचर्स बता देते हैं, और इससे कबल फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी आप इसको डिटेल में पढ़ कर आए. सो यहाँ से हम फ्लोरीन को अगर मार्क करते हैं, तो फ्लोरीन हमें नजर आ रहा है इट हैज समहाउ अ वेरी, अगर हम इसको बाकियों के साथ कंपेयर नहीं भी करें, तो -322 इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड. तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें फ्लोरीन की नजर आ रही है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द हाइड्रेशन एनर्जी, तो उस टेबल के मुताबिक भी हमें नजर आ रहा है कि फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी. सो डियर स्टूडेंट्स, ये डेटा जरा जहन में रखते जाएं, इस डेटा के ऊपर नजर जरूर रखें. अब हम इन सारी चीजों को आपस में कोरिलेट करेंगे. डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स, हीट ऑफ वेपराइजेशन पहले नंबर पर आता है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हीट ऑफ वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो हमें पता चलता है इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड दैट हीट ऑफ वेपराइजेशन is directly proportional to strength of London dispersion forces. जितनी ज्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, जितनी ज्यादा लंदन फोर्सेस होती हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी उतनी ही ज्यादा होती है. एंड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. इसके ऊपर हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कशन की थी कि जैसे जैसे साइज बढ़ता रहता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, उस तरीके से उनके इर्द गिर्द के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा पोलराइजेबिलिटी करते हैं, जिसकी वजह से लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है. और जितनी ज्यादा लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ होती है, तो उतनी ही ज्यादा हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन नजर आती है. सो वी कैन से दैट कि अगर साइज बड़ा है तो हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा होगी. अब हम अगर पीरियोडिक
ट्रेंड देखते हैं हैलोजेंस का तो हमें पता चलता है कि फ्लोरीन स्मॉलेस्ट साइज में है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है, आयोडीन उससे बड़ा। तो सबसे बड़ा साइज आयोडीन का नजर आता है। इसका मतलब है उसमें लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी और उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा होगी। अगर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होती है डियर स्टूडेंट्स, उससे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है, इसको इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर के एंड पे कॉन्क्लूड करेंगे। सो हीट ऑफ वेपोराइजेशन का पहला पॉइंट है जिसको आप प्लीज अपने जहन में रखते जाएं। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पॉइंट, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। Dear students, you better know that bond dissociation energy is inversely proportional to atomic size. You better know, and in the previous topic we have already debated on that point, that if the atoms have small size, they are going to make very powerful and stronger bonds. शॉर्टर वेवलेंथ का बॉन्ड बनेगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो अगर साइज छोटा है, इफ द एटॉमिक साइज इज स्मॉल, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अमूमन क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन फ्लोरीन का केस कुछ और है। आप देखें फ्लोरीन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। अब अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ताल्लुक साइज के साथ निकल रहा है तो स्टूडेंट्स के जहन में आएगा कि सर फ्लोरीन जो है इट इज अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल। और अभी हमने बात किया कि अगर स्मॉल मॉलिक्यूल है तो स्मॉल मॉलिक्यूल होने की वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। बट फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ये सोचेंगे कि फ्लोरीन हैज अ वेरी स्मॉल साइज, इट इज अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल। हम ये पढ़कर आए हैं कि अगर साइज छोटा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन फ्लोरीन की लो है। उसके ऊपर हमने लास्ट टॉपिक में भी थोड़ी सी डिबेट की थी कि फ्लोरीन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होती है ड्यू टू स्मॉलर साइज। सो इट हैज लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एक दूसरे से दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वीक बॉन्ड बनता है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की कम हो जाती है। सो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। वैसे अगर देखा जाए दूसरों के साथ जब ये बॉन्ड बनाता है, अपने साथ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, यानी फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड वीक है। जब दूसरों के साथ बनाता है तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ताल्लुक एटॉमिक साइज के साथ क्या निकल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। नॉर्मली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक रिलेशनशिप निकलता है। स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने यहां पे लिखी हुई है, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के दो रिलेशनशिप्स मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। नंबर वन, इट इज directly proportional to nuclear attraction. It is directly proportional to nuclear attraction, but inversely proportional to atomic size. इस चीज को समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? It is the energy released when an electron is added in an atom. अब यहां पे एक पॉइंट ये आता है कि फ्लोरीन की एनर्जी क्लोरीन के मुकाबले में कम रिलीज हो रही है। हालांकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। फ्लोरीन का साइज छोटा है, असूलन उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, और क्लोरीन का साइज बड़ा है, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए। लेकिन फ्लोरीन की क्लोरीन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमें कम नजर आ रही है। दैट इज ड्यू टू द रिपल्शन फेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा होता है, चूंकि फ्लोरीन साइज छोटा है, जो पहले से पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। ये एक रीजन जो है वो आप जहन में रखिएगा। बहरहाल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी न्यूक्लियर अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकलती है। एंड पॉइंट नंबर 4 वी वर स्टडिंग, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी।
एंड व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? इसे हाइड्रेशन एंथैल्पी भी आप कह सकते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी नॉर्मली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलती है चार्ज डेंसिटी के। एंड हाउ वी फाइंड आउट चार्ज डेंसिटी? आपको पता है चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए चार्ज ओवर साइज करना पड़ता है, चार्ज ओवर वॉल्यूम। तो इसका मतलब है ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकलेगा। सो दीज आर द रिलेशनशिप्स जिनको आपने जहन में रखना है। हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इफ दिस आइन हैलाइड आइन इज गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर, तो हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। जब 1 मोल ऑफ आइन वाटर में डिसॉल्व होता है तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट्स हम इन सारे पॉइंट्स को समझते हुए इनसे एक रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट क्या है? नाउ प्लीज लिसन केयरफुली। इट इज ऑब्जर्व थ्रू एक्सपेरिमेंट्स दैट अ सब्सटेंस, और अगर हम हैलोजेंस की बात कर रहे हैं, अ हैलोजन with number 1 low bond dissociation energy। ऐसा हैलोजन जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो, मतलब कम एनर्जी देने पर उसका बॉन्ड टूट जाए और वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाए। हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा हो कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर किया जा रहा हो तो उसमें से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो। और जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा रिलीज हो। सो हाई हाइड्रेशन एनर्जी हो। अगर तो किसी हैलोजन के अंदर ये चीजें आपको नजर आ जाती हैं, वो हैलोजन एक शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो बहुत अच्छा, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल ली हैं जब हमने लेबोरेटरीज के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि वो हैलोजन जिसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो, मतलब हल्की सी एनर्जी, कम एनर्जी देने पे उसका बॉन्ड टूटे, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, मतलब फॉरन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला हो, और हाई हाइड्रेशन एनर्जी हो, यानी उसका आयन वाटर में डिसॉल्व हो तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो। जिसके अंदर ये फैक्टर्स होंगे वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसके अंदर ये फैक्टर्स कम होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होगा लेकिन वो इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इन सारी प्रॉपर्टीज को इन टेबल्स के साथ मैच कीजिए। सो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टेबल के मुताबिक फ्लोरीन की हमें लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नजर आ रही है। तो पहले पॉइंट में सबसे ऊपर फ्लोरीन आता है। हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी फ्लोरीन की ज्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर क्लोरीन की उससे भी ज्यादा है। चलिए अगर हम मान भी लेते हैं कि क्लोरीन की उससे ज्यादा है, तो देखिए हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी में भी बाजी कौन ले गया है? फ्लोरीन। तो अगर 3 फैक्टर्स में से एक एलिमेंट 2 फैक्टर्स के ऊपर पूरा उतर रहा है तो मेरे ख्याल में उसको ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो मिलनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इस पूरे नतीजे से हमें यह साबित हुआ है कि फ्लोरीन विल बी अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के एतबार से फ्लोरीन जो है, जो हमने डेटा यहां पे लिखा था कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, क्लोरीन की बारी दूसरी, उसके बाद ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद आयोडीन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने नताइज निकाल लिए हैं, ये हमने कॉन्क्लूजन निकाल लिया है। तो ये पूरी डिबेट से जो कॉन्क्लूजन निकलता है
कि वो हैलोजन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी और हाई हाइड्रेशन एनर्जी होगी, जो कि हमें सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टीज फ्लोरीन में और सबसे कम हमें आयोडीन में नजर आ रही है। ये नतीजा निकाल के हम पहले ही लिख चुके हुए हैं कि फ्लोरीन हैज अ हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग properties. It is a very good oxidizing agent, or you can say the best oxidizing agent of the group, or iodine will be the least oxidizing agent of the group. तो ये बातें तो हमने यहां से साबित कर ली। अब इसकी चंद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमने ये साबित कर लिया है कि फ्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑब्वियसली ये क्लोरीन से ज्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर फ्लोरीन के सामने क्लोरीन भी आ गया तो फ्लोरीन क्लोरीन को भी क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। इसी तरह फ्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अगर इसके सामने ब्रोमीन और आयोडीन भी आ जाते हैं तो ये फौरन उनको भी क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। इसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमें मिल सकती है। मैं आपको ये बता सकता हूं, एक कॉमन सी एग्जाम्पल लिखिए कि लेट्स सपोज इफ वी हैव अ हैलोजन, लेट्स से कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसके सामने कोई ऐसा आ जाता है जो कि उसके मुकाबले में वीक है। तो आइन मींस नेगेटिव, आइन मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस हैलोजन विल गेन दिस इलेक्ट्रॉन। सो ये हैलोजन जो होगा, हम इसके साथ A लगा लेते हैं और इसको आप B कह लें, तो ये उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। मैं अभी इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको करके दिखाता हूं। जो A वाला है इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी इट विल बी रिड्यूस्ड, और जो B वाला है इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड। यानी मैं ये नतीजा क्या निकाल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सूरत में उसको यहां लिखूंगा। जो मैं यहां से नतीजा निकाल रहा हूं वो मैं नतीजा ये निकाल रहा हूं कि अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैन ऑक्सीडाइज मींस रिमूव इलेक्ट्रॉन्स from ions or atoms of other members of the same family। एक ही फैमिली के अंदर मौजूद जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे यानी वीक वाले के अंदर से किसी भी वक्त इलेक्ट्रॉन निकालकर खुद गेन कर सकता है। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को इंशाल्लाह भी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सो ये नताइज निकल रहे हैं कि फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा अपने ग्रुप का, और आयोडीन अपने ग्रुप के अंदर सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जाना जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड पार्ट नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द फेज जहां पर हम पढ़ेंगे relative strength of relative strength as oxidizing agents। हम ये पढ़ेंगे कि हैलोजेंस के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के हिसाब से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसकी कम है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अ कपल ऑफ मिनट्स अगो हमने पढ़ा है कि फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन अपने ग्रुप में लीस्ट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब उसको प्रूव करने की बारी आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको लेके जाना चाहूंगा एक दफा फिर से पुराने कॉन्सेप्ट्स में, जहां आपने एक सीरीज पढ़ी थी जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, आप इसका मुताला तो करके आए हुए हैं
और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है, आपको पता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बुनियाद पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बुनियाद पर बनाई गई है, जिसको ई नोड से शो किया जाता है और एक कन्वेंशन के तौर पर इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो ये दो नाम इसके हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जब इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाता है तो इसके ई नोड के साथ रिडक्शन का लफ्ज ऐड कर दिया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और उसमें क्या क्या वैल्यूज किन एलिमेंट्स की हमें नजर आती हैं और हैलोजन्स हमें वहां पर कहां पर नजर आते हैं। तो चले ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स का एक टेबल है सब्सटेंसेस का 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर पर। अब इसको आपने समझना है इस अंदाज में कि आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज नीचे की तरफ जाते वक्त इंक्रीज कर रही हैं। नीचे की तरफ इंक्रीज करने का मतलब क्या है? जब ये इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है कि डाइजिंग एजेंट होने की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक्रीज हो रही है। अब इस सीरीज के अंदर डियर स्टूडेंट्स फोकस कीजिए, हमें आयोडीन पड़ा नजर आ रहा है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.771 हमें नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस टेबल को गौर से देखते हैं तो इसमें हमें आयोडीन नजर आ रहा है एंड यू कैन क्लियरली सी, मैंने आयोडीन को आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। यू कैन सी कि आयोडीन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज प्लस 0.535। और इसी तरह जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे जाके हमें ब्रोमीन नजर आ रहा है और ब्रोमीन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 1.08 है। इसी तरह क्लोरीन को आप देख सकते हैं प्लस 1.360 और इस टेबल में सबसे एंड पे फ्लोरीन पड़ा हुआ है और उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 2.78 आपको नजर आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और अब हम चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एक रिलेशनशिप बताना चाहता हूं। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग पावर किसी की देखना चाहते हैं, यानी उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने को मेजर करना चाहते हैं, सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। यानी जितना ज्यादा किसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उतना ही वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अभी हमने साबित कर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिविटी और दोनों चीजें हमें वहां से नजर आ जाती हैं कि डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के ज्यादा अच्छे होने के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये डेटा भी हमें साबित करता है कि फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा अपने ग्रुप के अंदर। सो यू कैन क्लियरली सी दैट इफ देयर इज अ हैलोजन मॉलिक्यूल एंड इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम हैलाइड आइंस, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब है खुद ये रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जाहिर है जिससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। आप जरा गौर कीजिए कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्रिएट होते हैं उनमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा और आयोडीन लीस्ट के ऊपर हमें नजर आ रहा है। सो यहां से हमें एक और बात प्रूव होती है डियर स्टूडेंट्स कि अगर लेट्स सपोज इफ वी हैव फ्लोरीन मॉलिक्यूल, it accepts 2 electrons to become fluoride ion. According to this data,
the standard electrode potential will be plus 2.87 volts. अब डियर स्टूडेंट्स, ये दो इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से हैं? फर्ज कर लेते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं क्लोरीन से। और वो कैसे आए हैं? लेट्स सपोज वी हैव टू क्लोराइड आइंस and they have lost 2 electrons to make a chlorine molecule, और ये वो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लूज हुए हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही रहता है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, रहेगा ये 1.36 ही, मगर इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसमें ये वैल्यू माइनस में चली जाती है। So dear students, if we make a complete reaction for these two reactions, अब complete reaction निकालने में आप क्या करते हैं? You just cancel out the same things present on the opposite sides. तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स इन दो इलेक्ट्रॉन से कैंसल आउट हो जाएंगे, and the equation will be F2 reacting with two chloride ions having -1 oxidation state, forming a molecule of chlorine and 2 fluoride ions. ये कंप्लीट इक्वेशन निकल आई है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, द वैल्यू वुड बी प्लस 1.51 वोल्ट्स। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए इस इक्वेशन के ऊपर कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस इक्वेशन। हमें तब पता चलेगा जब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखेंगे। इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन फ्री स्टेट, तो इसकी ऑक्सीडेशन वुड बी 0। ये -1 की फॉर्म में है और ये भी फ्री स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है? 0। वी कैन क्लियरली सी दैट फ्लोरीन हैज गॉन फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू -1। सो -1 में जाने का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? -1 चार्ज आने का मतलब है इट हैज एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसका मतलब है कि इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, तो इसकी हो रही है रिडक्शन। वेयर एज अगर हम क्लोरीन को देखते हैं, तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, इट इज मूविंग ऑन टू द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने का मतलब है इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट मींस क्लोराइड आयन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, क्लोराइड आयंस हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल। यहां से भी साबित हो रहा है कि फ्लोरीन एक्चुअली ऑक्सीडाइजेस क्लोराइड आयन, खुद रिड्यूस हो गया, लेकिन सामने पड़ी हुई चीज की क्या कर दी है? ऑक्सीडेशन कर दी है। तो ये हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें सजेस्ट कर रहा है कि फ्लोरीन विल बी अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके सामने इसके बाकी जो ग्रुप मेंबर्स आएंगे ये उनको किसी भी वक्त रिड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर फ्लोरीन है और फ्लोरीन के सामने ब्रोमाइड आ जाता है, तो ये बहुत आसानी से फ्लोरीन, चूंकि उससे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे ज्यादा रिएक्टिव है, फौरन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ब्रोमाइड आयन विल बी रिड्यूस्ड टू मेक ब्रोमीन, और फ्लोरीन मॉलिक्यूल will be reduced to form फ्लोराइड आयंस। इसी तरह अगर फ्लोरीन के सामने आयोडीन आ जाता है, आयोडाइड आयंस आ जाते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ भी वही मामला होगा कि जो आयोडाइड आयंस हैं दे विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म आयोडीन, and fluorine gas will be reduced to make fluoride ions. So dear students, एक बात साबित हो गई कि फ्लोरीन सबसे अच्छा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बाकी ग्रुप मेंबर्स के सामने अगर उसका उनसे पाला पड़ जाता है तो वो किसी भी वक्त उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। इफ वी टॉक अबाउट क्लोरीन, सो चूंकि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है, और ब्रोमीन के बाद आयोडीन है। सो लेट्स सपोज इफ वी हैव क्लोरीन और क्लोरीन के सामने फ्लोराइड आयन आ जाता है, सो डियर स्टूडेंट्स यहां पे किसी किस्म का हमें कोई रिएक्शन नजर
नहीं आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशंस जरा गौर से देखें तो इसमें हमें पता चलता है कि फ्लोरीन हैज एक्सेप्टेड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम फ्लोराइड आयंस, and these 2 electrons basically came from chloride ions when they were oxidized and they lost the electron. अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों रिएक्शंस को की एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे जिसको ओवरऑल इक्वेशन भी कहा जाता है। तो इसकी एक फाइनल इक्वेशन या ओवरऑल इक्वेशन निकालेंगे, जिसके लिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया कि हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कट कर देंगे। तो जब ये कट हो जाएंगे तो फाइनल इक्वेशन निकलेगी F2 plus 2Cl minus 1 going to make 2 fluoride ions and chlorine gas. और जब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं, ऑब्वियसली ये माइनस होगा इसमें से, so that comes out to be plus 1.51 volts. Dear students, what we have to focus, you have to focus what exactly happening in the equation. Reaction हुआ कैसे, जरा गौर से देखें. Now this fluorine is in free state, it will have oxidation state of 0. But on the right side, you can clearly see that it has changed from 0 oxidation state to -1. So -1 में चेंज होने का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? There is a decrease in the oxidation state, and decrease in oxidation state means it has been reduced. तो इसने अपनी तो रिडक्शन हो गई है, खुद तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन निकाले कहां से हैं डियर स्टूडेंट्स? These electrons have been extracted from the chloride ions, and you can clearly see that there is -1 charge on chloride ions here on the left side, whereas on the right side, 0 oxidation state. So 0 oxidation state means there is an increase from minus to 0. Increase in the oxidation state, and increase in the oxidation state means oxidation. So this reaction clearly indicates that fluorine has actually oxidized chloride ions into chlorine gas, और वो इलेक्ट्रॉन्स इसने खुद निकाल लिए। अब चूंकि इससे पहले हम रिएक्टिविटी पैटर्न पढ़ के आ चुके हैं कि फ्लोरीन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, और उसके बाद आयोडीन है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो है वो इन तीनों को ही बेसिकली क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो हम जल्दी जल्दी से अपना टाइम बचाने के लिए रिएक्शन लिखते हैं कि लेट्स सपोज इफ वी हैव फ्लोरीन, और फ्लोरीन के सामने ब्रोमाइड आयंस आ जाते हैं, तो वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू फॉर्म ब्रोमीन, और फ्लोरीन जो है वो खुद रिड्यूस हो जाएगा इनटू फ्लोराइड आयंस। इसी तरह अगर फ्लोरीन के सामने आयोडाइड आयंस आ जाते हैं, तो ये उसकी भी ऑक्सीडेशन कर देगा फ्लोरीन, और ये बनाएगा आयोडीन और साथ में फ्लोराइड आयंस। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं जल्दी जल्दी से, तो क्लोरीन फ्लोरीन को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि इट हैज लेस पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर एज कंपेयर टू फ्लोरीन, लेकिन चूंकि इन दोनों से ज्यादा पावर रखता है लिहाजा इन दोनों को तो ऑक्सीडाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस रिएक्शन को यहां लिखते हैं, लेट्स सपोज वी हैव क्लोरीन, उसके सामने फ्लोराइड आयंस आ जाएं, नो रिएक्शन, किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि फ्लोरीन उससे ज्यादा अच्छा है। हाँ, अलबत्ता अगर क्लोरीन के सामने ब्रोमाइड आयंस आ जाते हैं तो बेटा ये रिएक्शन हो जाएगा और Br2 बनेगा और साथ में क्लोराइड आयंस बनेंगे। सिमिलरली अगर ब्रोमीन के सामने आयोडीन आ गया तो आयोडीन को वो कर देगा ऑक्सीडाइज, लेकिन ब्रोमीन इन दोनों को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। और अगर आप आयोडीन की बात करें, सो आयोडीन इज सो वीक कि वो इन तीनों की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता। वो और दीगर सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन तो करवा सकता है, लेकिन वो इन सारों की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता। सो स्टूडेंट्स, इन द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक वेयर वी हैव डिस्कस्ड द रिलेटिव स्ट्रेंथ of halogens as oxidizing agents, we have proved that fluorine is the strongest oxidizing agent
among its group members and iodine is the least one. तो फ्लोरीन बाकी सारों को भी करवा देगा, क्लोरीन अपने से दो नीचे वालों को, ब्रोमीन आयोडीन को करवा सकता है, whereas iodine is so weak that it cannot oxidize other members of its family. Now at the end of the topic we are going to discuss some of the applications. हम कुछ एप्लीकेशंस को जिक्र करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि भी ये बड़े स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस के अंदर मैं डीकलराइजेशन सबसे पहले लिखना चाहता हूं. डीकलराइजेशन मींस एनीथिंग हैविंग अ कलर और हम उसे डीकलराइज कर दें. ये प्रॉपर्टी हैलोजेंस के अंदर मौजूद होती है, बिलखसूस क्लोरीन के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मौजूद है. फ्लोरीन के अंदर तो है ही है, क्लोरीन के अंदर भी मौजूद है. मैं फ्लोरीन की हम इसलिए जिक्र नहीं करते डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हमने पढ़ा है कि लेबॉर्ट्रीज के अंदर या इंडस्ट्रीज में उसके रिएक्शंस इतने वायलेंट होते हैं कि हम आमतौर पर उसकी बात नहीं करते. तो पर्टिकुलरली वी विल टॉक अबाउट क्लोरीन. डियर स्टूडेंट्स, इन द लेबॉर्ट्री देयर इज अ वेरी कॉमन टेस्ट जो हम आमतौर पर स्टूडेंट्स को करके भी दिखाते हैं. वी प्रिपेयर क्लोरीन गैस इन अ कंटेनर, in a flask, and we put a colorful flower, red colored or whatever, a flower in it. तो हम देखते हैं कि क्लोरीन उसको डीकलराइज कर देती है. सिमिलरली कपड़ों के अंदर जो कलर्स होते हैं उसको भी क्लोरीन गैस और ब्रोमीन वगैरह डीकलराइज कर देते हैं. दिस शोज कि ये उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. सिमिलरली chlorine is used as a bleaching agent. Now what is bleaching agent dear students? Bleaching agent आमतौर पे क्लीनिंग एजेंट है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं. Let's suppose we have clothes जिनके ऊपर दाग लग चुके हैं, बिलखसूस ग्रीस या इस तरह के दाग लग चुके हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम ब्लीचिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं. तो ब्लीचिंग एजेंट्स के तौर पे क्लोरीन इसीलिए इस्तेमाल हो जाता है कि ये उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है, जिसकी वजह से वो जो दाग हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हैलोजेंस व्हेन दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ हैलोजेंस एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. इसको बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, बिलखसूस जो स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं. इसके अंदर से काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस बनते हैं. सो आई एम होपफुल कि इसकी आपको मुकम्मल तौर पे समझ लग चुकी होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस. मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को इसमें बताई गई लॉजिक्स की समझ आ चुकी होगी. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और इसके अंदर मौजूद जो टॉपिक इंफॉर्मेशन हैं वो सारी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज वो MD-CAT और E-CAT के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को लाजमन बुक से टैली कीजिए. इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.